ओके दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज। आपने रिफ्रैक्शन पूरी तरीके से समझ लिया है। अब रिफ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? भूले तो नहीं ना कुछ? वरना कॉन्सेप्ट क्लास रिवाइज कर लो स्पीकिंग चॉक्स की ऐप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ वापस रिवाइज करके, इट विल टेक अराउंड 1 आवर। ओके, चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज, या मैं बोलूं सारे क्वेश्चंस रिफ्रैक्शन के जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, 1 by 1। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? तो सिंपल सी बात है, यहां पे हमें सोचने वाली बात क्या है कि लाइट एंटर कर रही है ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब पता होना चाहिए। ओब्लिकली लाइट एंटर कर रही है मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, एक एंगल पे है। नाउ जब ये ओब्लिकली एंटर कर रही है इनटू वाटर, दैट मींस यहां पे एयर है और ये वाटर है, तो कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा है कि एयर रेयरेस्ट है, ओके, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। ये जा रही है एयर से वाटर में। अगर हमें नहीं भी पता दो मीडियम के बारे में, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें ए और बी दो मीडियम दिया है और हमें नहीं पता कि विच वन इज रेयरर विच वन इज डेंसर, तो गड़बड़ हो भी सकती है। लेकिन यहां पे जा रही है एयर टू वाटर, दैट मींस डेफिनेटली रेयरर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज आपने वो कार वाले एक्सपेरिमेंट से जो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने आपको बताया है, आप अच्छे से समझ चुके हैं कि क्यों और कैसे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है जब वो ट्रेवल करती है रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करती है जब वो ट्रेवल करती है डेंसर से रेयरर की तरफ। तो यहां पे हो रहा है रेयरर टू डेंसर, तो उसको जाना चाहिए था यहां, लेकिन वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रहा आपका आई और ये रहा आर। जब भी रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये एक बात पक्का हो जाता है कि आई इज ग्रेटर देन आर, क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल है तो एंगल छोटा होता जाएगा। नाउ डज द लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल? यस, आंसर इज टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। ओके, तो देखते हैं अगर इसका आंसर लिखना होता प्रॉपरली तो हम क्या लिखते? इट सेज द लाइट रे बेंड्स, सिंपल सी बात है, टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली, याद है ना, ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे, सिर्फ मीडियम, रेयरर मीडियम में डेंसर मीडियम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मास डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। मास डेंसिटी होता है कि भाई सेम वॉल्यूम में कोई चीज भारी है। फॉर एग्जांपल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन विल वे मोर देन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो दोनों की मास डेंसिटी अलग अलग है। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हो रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी। जिसपे लाइट की स्पीड कम वो डेंसर, जिसपे लाइट की स्पीड ज्यादा वो रेयरर। तो when a ray of light travels from an optically rarer medium to optically denser medium, it get bends towards normal. It get bends towards normal since water is optically denser than air. A ray of light traveling, it will bend towards the normal. तो क्योंकि वो एक डेंसर मीडियम है और रेयरर से डेंसर जाते वक्त टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। क्यों होती है ये भी हम सीख चुके हैं। इसलिए जब वो वाटर की तरफ ओब्लिकली एंटर करेगी तब इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसा नहीं बोलेंगे कि रेयरर से डेंसर जाती है बेंड होती है, आप बोलेंगे रेयरर से डेंसर जाती है, ओब्लिकली एंटर करती है जब, तो इंटरफेस पे बेंडिंग होती है। ओब्लिकली बोलना जरूरी है। लाइट enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जहां से एंटर कर रही है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जहां पर एंटर कर रही है। तो अगर एयर से ग्लास में गई तो एयर में स्पीड लाइट की, और फिर अपॉन डिनोमिनेटर में आएगी ग्लास में स्पीड लाइट की, इक्वल टू 1.5 है। 1.5 तो दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो नीचे वाली स्पीड तो निकली जाएगी ना। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि यहां पे 3 × 10⁸ है, ये पता नहीं, और ये 1.5 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर, वो भी दी हुई है। तो निकालना क्या है, तो बहुत सिंपल है, तो x निकालना है, 1.5 नीचे आ जाएगा। क्लियर, इजी। चले शुरू करें। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये रही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये रही स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में और एयर में बहुत कम अंतर रहता है, इसलिए हम दोनों की स्पीड लाइट की सेम लेते हैं। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज n 1.50। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मींस एयर से अगर लाइट ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज, ये चला जाएगा ऊपर, ये यही है, इज इक्वल टू 1.5। तो ये ऊपर यार ये नीचे, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। इसको मैं लिखूंगा 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे। ओके, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल। तो इस तरीके से हमें पता चला कि अगर 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भी अगर मैं ओरली भी करता तो 1.5 का मतलब क्या था? 1.5 का मतलब था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्लास के मुकाबले 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स मतलब अगर आपके पास 3 फिंगर्स हैं तो ग्लास सिर्फ इतना ही है, 2। अब 3 का मतलब अगर 3 लाख है तो 2 का मतलब 2 लाख होना ही था। ऐसे भी आप बता सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखा तो ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो द मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। वाओ, क्या करना चाहिए? हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस मीडियम के अंदर। जितना डेंस होता जाएगा ऑप्टिकली, उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जल्दी से एक चीज देखते हैं कि ऊपर हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट एयर में, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, और फिर निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देखिए, ऊपर की वैल्यू आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, कोई चेंज नहीं आने वाला, ये चेंज होता रहेगा। नीचे जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि घटेगा? सोचिए, घटेगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का खेल है। न्यूमरेटर को आप सोच सकते हैं, बहुत ही छोटे बच्चों को ये टेक्निक सिखाई जाती है, बट फिर भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं। न्यूमरेटर को सोचिए लड्डू है, बहुत सारे लड्डू, 100 लड्डू लेट से, और डिनोमिनेटर नीचे बच्चे हैं। तो अगर 100 लड्डू 10 बच्चों के बीच में बांटोगे तो हर एक को 10-10 मिल जाएगा। लेकिन अगर यही 20 के बीच में बांटोगे तो 5-5 ही मिलेगा, और अगर 50 बच्चों में बांटोगे तो 2-2 मिलेगा, और अगर 100 बच्चों में बांटा तो सबको 1-1 ही मिलेगा। इसका मतलब नीचे वाला नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। तो यहां पे ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, जो डिनोमिनेटर में है, ये जितना बड़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और ये जितना छोटा होगा उतनी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। छोटा होगा मतलब
लाइट की स्पीड कम है, और लाइट की स्पीड कम है मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वो, ठीक है। तो जितना डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड होगी कम, वैल्यू आएगी ज्यादा। डिनोमिनेटर कम है ना, बच्चे कम है, तो लड्डू मिलेगा ज्यादा सबको। तो सिंपल सी बात है, हमें ढूंढना हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब स्पीड बहुत कम, और अगर स्पीड बहुत कम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का, इसकी है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। और लोएस्ट किसका है? एयर का है, या एयर के बाद हम आइस ले सकते हैं। तो एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है क्योंकि उसमें स्पीड सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा है। स्पीड सबसे कम, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर सबसे छोटा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला नंबर सबसे बड़ा। क्लियर? तो बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकली डेंसर। आइए देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू, कौन है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी? डायमंड। और सबसे लोएस्ट कौन है? एयर। क्लियर? तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव index of that medium. A medium which has the highest refractive index will have the highest optical density. क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम हो रही है वहां पे। और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो ही रही है तो जहां पे सबसे ज्यादा कम होगी वो सबसे ज्यादा डेंस कहलाएगा ऑप्टिकली। क्लियर? So it can be observed that from the table so and so, air is having the highest and the lowest, diamond and air respectively have the highest and the lowest refractive index, and so the optical densities. बहुत easy था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। You are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Similar question है, similar question है। पूछ रहे हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा तेज किसमें चलती है? भाई तेज उसमें चलेगी जो ऑप्टिकली रेयरेस्ट होगा, ठीक है। रेयरेस्ट वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत छोटा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब वो मटेरियल और ऑप्टिकली डेंस होता जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंस होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, डिनोमिनेटर नंबर छोटा होता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो जितना इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है इन विच ऑफ दिस लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। ऑब्वियसली फास्टेस्ट यहां पे है, स्लोएस्ट यहां पे, और है केरोसिन, टर्पेंटॉयल एंड वाटर। केरोसिन, टर्पेंटॉयल एंड वाटर, केरोसिन, टर्पेंटॉयल, वाटर। तो फास्टेस्ट इसमें है, फिर स्लोअर और स्लोएस्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट वैसे वैसे कम होती जा रही है। या मैं बोलूं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जैसे जैसे कम होती जा रही है, डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो बहुत सिंपल है, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कम स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिलेशन इज गिवन एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। So speed of light in the medium is directly proportional to 1 upon refractive index. So ये एक मैथमेटिकल तरीका है बताने का कि हो क्या रहा है यहाँ पे, वरना आप लॉजिकली तो समझ ही चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब छोटी कम स्पीड ऑफ लाइट, छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशन दैट लाइट विल ट्रेवल मटेरियल इन विच द highest refractive index and travel the fastest, ये है स्लोएस्ट। स्लोएस्ट उसमें होगी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बड़ा है, और फास्टर उसमें होगी जिसमें लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सिंपल, कुछ है नहीं करने को। और इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
indices of kerosene, turpentine and water are 1.4, 1.47 and 1.33 respectively. Therefore light travel fastest, ये हो जाएगा water is greater than kerosene is greater than turpentine oil. क्लियर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट वैसे वैसे कम हो रही है उस मीडियम में। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ये सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम दिखाई देता है, 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कई मीनिंग है इस सेंटेंस के। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड का जो रेशियो है वो 2.42 है। मतलब एयर इज टू डायमंड अगर ये है तो ये है आपका 2.42:1। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि अगर डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट 1 है तो एयर में 2.42 है। आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन डायमंड इज 2.42/1। तो इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 2.42 है तो डायमंड में 1 है, या मैं बोलूं अगर डायमंड में 1 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 2.42 है। तो 2.5 गुना ज्यादा है उसमें। वाटर में 1.33 टाइम्स है, ग्लास में 1.5 टाइम्स है, इसमें 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब सोचिए डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम है, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इसका पूरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम Nm is related to the speed of light in that medium V by the given relation. We can see that speed of light in air upon speed of light in that medium, C upon V, where C is the speed of light in vacuum or air. The refractive index of diamond is 2.42. This suggests that, क्या suggest करता है ये? That the speed of light in diamond will be reduced by a factor of 2.42 compared to speed of light in air. तो हम बोले reduced by factor of 2.42, या मैं बोलूं कि एयर में डायमंड के मुकाबले 2.42 टाइम्स है। भाई मैं बोलूं आपकी सैलरी मेरे से 2.5 गुना है। मेरी 1 लाख है तो आपकी 2.5 लाख है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं एक तो, और या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरी सैलरी आपसे 2.5 के फैक्टर से कम है। एक ही बात है। ठीक है, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि डायमंड की जो स्पीड है, डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर के मुकाबले 2.42 के फैक्टर से कम है, या फिर मैं बोलूं एयर में डायमंड के मुकाबले 2.42 के फैक्टर से ज्यादा है। सेम थिंग। सो ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2.42 का मीनिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो अब अगर हम मेरे 1 डायोप्टर समझाना तो मैं क्या बोलूंगा? पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। पावर होती है 1/f। हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट की क्लास में। ठीक है, आपको बताया गया था कि देखो अगर कोई लेंस कन्वर्ज करता है यहां तक और दूसरा करता है यहां तक, तो फोकल लेंथ ये और ये, तो जितनी ज्यादा फोकल लेंथ है, जितनी ज्यादा दूर में जाके कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उसकी पावर कम है कन्वर्जेंस की। राइट, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तभी तो इतनी लंबी फोकल लेंथ हो गई। अगर कन्वर्ज कर सकता होता तो यही बेंड कर देता। राइट, तो कन्वर्जिंग पावर जितनी ज्यादा, फोकल लेंथ उतनी कम, पावर उतनी ज्यादा। तो पावर का ज्यादा होने का मतलब है फोकल लेंथ का कम होना। इसीलिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी पावर उतनी कम होती जाएगी। लेकिन फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर्स में। तो अगर यहां पे मैं लिखूंगा 1/1 मीटर तो आंसर आएगा 1 डायोप्टर। यहां पूछा हुआ है कि 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है 1 डायोप्टर का मतलब है एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ हो 1 मीटर। क्लियर? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? देख लेते हैं। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज the reciprocal of its
focal length. If P is the power of a lens of focal length in meters, then power is equal to 1 upon focal length in meters. The SI unit of power of a lens is diopter and is denoted by, ये हो गया आपका D. 1 diopter is defined as the power of a lens of focal length 1 meter. So 1 diopter is equal to 1 meter, या फिर मैं सीधे सीधे बोलूं, जब 1 is equal to 1 upon 1 meter, इसको मैं बोलूंगा 1 diopter is equal to 1 per meter. तो फोकल लेंथ जिसकी होगी 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, उसकी पावर बोलेंगे हम 1 डायोप्टर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंस कौन सा है. फोकल लेंथ अगर 100 है तो पावर है. अब अगर कॉन्वेक्स की केस में हुआ तो प्लस 1 डायोप्टर होगी, और अगर वो कॉनकेव लेंस का केस हुआ तो -1 होगी. लेकिन फोकल लेंथ जब होगी 1 मीटर तभी हम बोलेंगे पावर है 1 डायोप्टर. नेक्स्ट, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Convex lens है, focal length positive है, right side में. Okay, दिमाग खुला रखेंगे. Where is the needle placed in the front of the convex lens if the image is of equal to the size of the object? Find the power of the lens. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या करना है इसमें. पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, हमारे दिमाग में आया ये लेंस फोकस से गुजरता हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर, पॉजिटिव फोकल लेंथ, रियल एंड इन्वर्टेड है, नीडल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. ओके, कहीं पे 50 सेंटीमीटर दूर बने. वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल. इक्वल कब होती है? मिरर में तब होती थी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता था ऑब्जेक्ट. यहां कब होती थी? 2f, जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 2f पे जब रखा होता था. तो ठीक है, ये रहा आपका f, ये रहा 2f, यहां पे रखा हुआ है ये, और ये जाके बनेगी 2f पर. 50 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर. तो ये 50 है, ये 50 होगा, इसकी फोकल लेंथ 25 होगी. 25 सेंटीमीटर. ओके, 25 सेंटीमीटर है तो पावर होगी 1 अपॉन 25 क्या होता है? 1/4. तो ये रहेगी 4 डायोप्टर. गुड, हमने पूरा सॉल्व ही कर लिया क्वेश्चन. लेंस फॉर्मूला लगा के निकलेगा, लेकिन आपको तो वैसे भी पता है ना कि अगर वो सेम साइज की बन रही है तो 2f पे होगी. अगर वो 50 सेंटीमीटर इधर है तो 50 सेंटीमीटर उधर बनेगा. 50 सेंटीमीटर पे 2f है तो f किस पे होगा? 25 पे होगा. अगर f 25 सेंटीमीटर है तो फिर पावर कितनी होगी? 4d होगी. लेकिन फिर भी दोबारा निकाल लेते हैं, ठीक है. तो दिख रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखा 2f, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिखते हैं, that is 2f1 of a convex lens, its image is formed at the center of curvature 2f2 on the other side. दिख रहा है यहां पे बिल्कुल सेम डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था. The image formed is inverted and of same size as the object as shown in the given figure. तो यहां पे देखिए, a convex lens forming a real image, हम लोग देख चुके हैं इमेज कैसी बन रही है. हमें यह भी पता है कि वो 50 सेंटीमीटर दूसरी साइड पे बनेगी. तो यहां पे डेटा डालते हैं. इट इज गिवन दैट द इमेज ऑफ द नीडल फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, हेंस द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस at a distance of 50 centimeter. Okay, object distance -50. I told you object distance तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, बिकॉज वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से उल्टी साइड पे रखा होता है. इमेज डिस्टेंस यहाँ पे +50 है लेंस में. फोकल लेंथ f है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f.
तो हमको क्या करना है, हमें निकालना है 1/f, तो हम लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, तो स्ट्रेट अवे हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v जो कि 50 माइनस 1/-50, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50, ये तो बहुत ईजी है, ये हो गया अपना 2/50 या फिर 1/25, तो f हो गया 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर। मीटर में क्यों निकाला? बिकॉज अगर हमको पावर निकालनी है तो हमें फोकल लेंथ चाहिए मीटर्स में, ऐसे ही नहीं किसी भी यूनिट में चलेगा, मीटर्स में करना है। मैं आपको फिर बोलूंगा, जब भी आप पावर ऑफ द लेंस निकालें तो पहले फोकल लेंथ को कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, और अगर आप पावर से फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो जब भी निकलेगी आंसर जो भी आएगा वो मीटर्स में आएगा, आप चाहे तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस P इज इक्वल टू 1/f 1/0.25 इज इक्वल टू +4d, hence the power of the lens is +4 diopter। यही तो निकला था हमारा बिना किसी कैलकुलेशन के, लेकिन नहीं, एग्जाम में हमें पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आंसर लेना होता है, इसलिए हम हर चीज लिखेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। पहले ही बता दिया कॉनकेव लेंस है तो पावर आएगी, सॉरी तो पावर आएगी नेगेटिव में, क्लियर। और फोकल लेंथ क्या है 2 मीटर, तो ठीक है करके देख लेते हैं। 2 मीटर है तो पावर होता है 1/, फोकल लेंथ 1/2 दैट इज 0.5, डायोप्टर भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है करें आगे। तो जल्दी से करके देख लेते हैं इसको। पावर ऑफ लेंस 1/f, तो 1/ माइनस पहले ही लगा दें, चलो लगा देते हैं 1/- 50 सेंटीमीटर, तो हो गया 0.5d। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भाई, नेगेटिव साइन बता रहा है यहाँ पे कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जेंट नेचर ऑफ द कॉनकेव लेंस, hence the power of the given lens is -0.5 डायोप्टर। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, और डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, कुछ ऐसा सीन होता है, ऐसे गई तो फोकल लेंथ इस साइड पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो फोकल लेंथ नापने के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ा, दैट इज इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाना पड़ा, और हो गया ये नेगेटिव। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी शक है। आपने कॉनकेव मिरर देख लिया, आपने कॉन्वेक्स मिरर देख लिया, आपने कॉन्वेक्स लेंस देख लिया, और आप कॉनकेव लेंस भी देख लिया, आपको पता है कहाँ पे पॉजिटिव होती है कहाँ पे नेगेटिव होती है। वरना स्पीकिंग चॉक्स की ऐप आपके सामने है, झटपट खोलिए कॉन्सेप्ट स्टूडियो और फटाफट देख लीजिए, एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा आपको सब कुछ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। दिस कांट बी डिफिकल्ट। भाई लेंस बनाने के लिए वाटर से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, क्ले से थोड़ी ना बना पाएंगे। भाई लाइट को तो ट्रेवल करना ही होगा। लेंस का मतलब क्या होता है? लेंस का मतलब है कि वो या तो उसे कन्वर्ज करेगा या उसे डाइवर्ज करेगा, कुछ तो करेगा। और ये कन्वर्ज और डाइवर्ज किस वजह से करेगा? दो वजह से करेगा। एक, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा, उसकी शेप क्या है। शेप को दूर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम उसे ट्रांसपेरेंट तो होना ही होगा। जब तक लाइट उसके अंदर से ट्रेवल नहीं करेगी, तब तक लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, तब तक वो लेंस कैसे बन सकता है? ठीक है, ना हम उसे कन्वर्ज कर पाएंगे, ना हम उसे डाइवर्ज कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है जहां पे हम पूछ रहे हैं ऐसा कुछ भी। तो अ लेंस अलाउज लाइट टू पास, यस, पास थ्रू इट, सिंस clay does not show, it cannot be used to make any kind of lens. Clear? So that was sweet little question. Where should an object be placed in front of a convex lens? Convex lens के सामने रखना object to get a real image of the size of the object. तो real image convex lens के केस में Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image? तो बहुत सारी जगह पे मिलती है। At a principal focus पे रखेंगे तो कहाँ जाके मिलेगी इमेज? इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। At twice its focal length, बिल्कुल twice its focal length में भी हो जाएगा। वहाँ पे
2f पे ही बनेगी, सेम साइज बनेगी। एट इन्फिनिटी रख देंगे तो फोकस पे बनेगी बहुत ही डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। यहां नहीं बनेगी, यहां पे तो वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगी, ठीक है, याद है ना। ये यहां रख देंगे तो ये देखिए ओपन हो गई ना, तो ऐसे करके यहां बनेगी, तो वर्चुअल इरेक्ट रहेगी। डी को छोड़ के मुझे तो लगता है हर जगह ही रियल इमेज बनेगी। अगर मैं बोलूं स्क्रीन पे कहीं पे ले सकते हैं इस इमेज को, तो मुझे लग रहा है बी फॉर बॉम्बे, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। When an object is placed at the center of curvature in front of the convex lens, its image formed is at center of curvature on the other side. Obviously ये lens है तो other side ही जाएगा. The image formed is real. अरे यार ये क्या हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग को, real inverted and of the same size as the object. तो एट द प्रिंसिपल फोकस पे होगी तो इंफिनिटी पे बनेगी, अगर वो इंफिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगी हाईली डिमिनिश्ड। रियल और इन्वर्टेड होगी। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओ माय गॉड, क्वेश्चन को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे जैसे कि मैंने किया इस क्वेश्चन में, तो ऐसे होगा। बेकार में हम कंफ्यूज हो रहे थे, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी देर से मैं सोच रहा था कि रियल इमेज अगर बन रही है तो ऑप्शन नंबर ए और सी में क्या गड़बड़ है, वहां पे भी तो रियल बन रही है, लेकिन नहीं, सेम साइज। तो सेम साइज तो ऑब्वियसली 2f पे रखी होगी, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? स्मॉल लेटर्स, ओके, आप पढ़ना चाहते हैं स्मॉल लेटर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आते हैं आप, क्या चाहेंगे आप? वो लेटर बड़े दिखे। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये कब दिखाता है आपको इन लार्ज इमेज? सोचिए सोचिए, कब दिखाता है? ये दिखाता है इन केस में, यहां ऑब्जेक्ट रखा हो, और ये हो जाए, ये भी पता है हमें। इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। मतलब मोटा मोटा अगर देखें तो लेंस को अगर हम रखें किताब के सामने, तो लेंस और किताब के बीच में फोकल लेंथ से कम गैप होना चाहिए। A convex lens of focal length 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कितना होता है? करीबन करीबन लेट्स से इतना होता है, ठीक है, 1 मीटर का आधा। तो आप किताब को ऐसे पढ़ेंगे? आई डोंट थिंक सो। ऐसे पढ़ेंगे या ऐसे देखेंगे? पास से देखेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस सेकेंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। कॉनकेव लेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बनेगी ही नहीं। रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज लार्ज नहीं बनेगी। 5 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स होना चाहिए कि 50 सेंटीमीटर का? जरा कॉमन सेंस लगाइए। किताब से आप 50 सेंटीमीटर दूर हाथ रखना चाहेंगे या 5 सेंटीमीटर? यस, 5 सेंटीमीटर। क्या बात है, लॉजिकली आंसर ढूंढना ज्यादा जरूरी है रादर देन एकदम मेमोरी के बेस पे कि अरे मैंने ये क्वेश्चन कहां पढ़ा था, कैसे सॉल्व कर दूं। नहीं 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 नहीं, लॉजिकली सोचो कि 50 से, पहली बात है कॉन्वेक्स या कॉनकेव? आंसर इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तो हमेशा ही डिमिनिश बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया, चलो ठीक है। मैग्नीफाइंग लेंस लगा दिया, चलो ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर का लेंगे तो फोकल लेंथ के अंदर 50 सेंटीमीटर के अंदर, और 5 सेंटीमीटर का लेंगे तो आप पास से जाके उसको पढ़ सकते हैं। सो आंसर इज सी, अ कॉन्वेक्स लेंस गिव्स अ मैग्निफाइड image of an object when it is placed between optical center and principal focus. Also magnification is more for convex lens having a shorter focal length, therefore for reading small letters convex lens of focal length
5 सेंटीमीटर शुड बी यूज्ड। तो जितनी शॉर्टर फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। ठीक है, ये हुआ आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 1/2 of a convex lens is covered with black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. I remember this question was asked in some board exams long time back. Syllabus नहीं change हुआ है ज़्यादा। तो ये जो ब्लैक पेपर से आधे लेंस को ढाकने की बात हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। ये है आपका लेंस, इस चीज को ऐसे ऐसे करके यहां से पेपर लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा तो यहां से तो कोई लाइट नहीं जाएगी, यहां से भी नहीं जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइट फेंक रहा है, मजा आया मुझे। ये लाइट हर डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये खुद इल्यूमिनस है तो खुद अपनी लाइट फेंक रहा है, अगर ये खुद इल्यूमिनस नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, बट हर डायरेक्शन में कर रहा है। इसकी बॉडी का हर पार्ट हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब लाइट रेज यहां से जरूर आएंगी, और अगर यहां से आएंगी तो पैरेलल हो सकती हैं और यहां पे इमेज बना सकती हैं। इसका मतलब यहां पे भी इमेज बनेगी। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि आधे लेंस पे ब्लैक पेपर लगा है, तो ब्लैक पेपर लगने की वजह से वहां से आने वाली लाइट जो थी अब वो नहीं पहुंचेगी, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी ब्लर डिम हो जाएगी, इमेज थोड़ी सी हल्की बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। तो देख लेते हैं यहां पे। वाओ, एज यू कैन सी द डायग्राम, यहां पे पेपर रखने की वजह से वो इमेज बन रही है। सो द कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म अ कंप्लीट image of an object even if its half is covered with the black paper. It can also be understood by the following diagram. Case 1, when the upper half is covered, तो इमेज बन जाएगी लोअर हाफ में। These rays met at the other side of the lens to form an image of the given object as shown in the figure. और अगर केस 2 लोअर हाफ अगर कवर्ड है तो अपर हाफ में इमेज बन जाएगी। तो बाकी तो सिर्फ इंग्लिश है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि कहाँ बनेगी और क्यों बनेगी। हल्की सी लो इंटेंसिटी रहेगी क्योंकि आधा पेपर तो ढका हुआ है, तो पूरी लाइट उस पार से इस पार नहीं आ पाएगी। सपोज करिए हम आधा ही काम कर रहे हैं, इमेज बनेगी लेकिन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens. Converging lens कौन सा होता है? Convex lens, magnifying lens जो converge करता है, और focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram. तो 10 centimeter है तो कहाँ रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट? कहाँ रखा हुआ है आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट? देखिए क्वेश्चन सॉल्व तो हम बाद में करेंगे। फोकल लेंथ है 10, ये रहा 20 और यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली उस साइड इमेज जो बनेगी, अरे यहां से निकलनी चाहिए थी, सॉरी, ये F और 2F के बीच में बनेगी, डिमिनिश होगी क्योंकि अभी तो ये 2F पे पहुंची नहीं है। जब ये 2F पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तब वहां पे सेम साइज बनेगी, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। एकदम समझ में आ रहा होगा आपको कि ये रे डायग्राम दिमाग में बन जाता है क्वेश्चन देखते ही। ड्रॉ द रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेंगे हम, साइज वगैरह सब निकाल लेंगे हम लेंस फॉर्मूले से। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है? 25 सेंटीमीटर में रखा हुआ है, तो -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? अगेन वो लेफ्ट साइड में है। ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव ही रहती है। फोकल लेंथ कितनी है? कौन सा लेंस है इस पे डिपेंड करता है। ये लेंस है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब राइट साइड में फोकस, राइट मतलब पॉजिटिव। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 1/v - 1/u = 1/f, 1/v = 1/f + 1/u। तो 1/f है हमारा
एफ कितना है, या प्लस है तो 10 प्लस 1/u 25, ये 25 इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ये हो गया आपका 250, 25 माइनस 10 इज 15, v हो गया आपका 250/15 जो कि हो गया 15 1 6 सेंटीमीटर। v आ गया 16.66, पॉजिटिव आया है, ऑब्वियसली पॉजिटिव आना था, राइट साइड में बनी है, करेक्ट। The positive value of v shows that the image is formed at the other side of the lens. Magnification is, ये कहां से आ गया, यहां नहीं है, image distance upon object distance, यहां पे नेगेटिव नहीं होता है। This is 16.66 अपॉन -25, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आएगा -0.66। The negative sign shows that the image formed is real and and inverted. M is equal to image height over object height, एंड मैग्निफिकेशन है यहाँ पे, ये सॉरी फॉर द मिसप्रिंट, यहाँ नेगेटिव नहीं आने चाहिए थे। मैग्निफिकेशन हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, और मैग्निफिकेशन है -0.66, और इसका आंसर आएगा HI इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -0.66 इंटू 5 इज इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इमेज की हाइट पता चल गई -3.33 सेंटीमीटर। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसकी इमेज की हाइट है ही नहीं, 0 से भी कम है, ऐसा नहीं है, 3.33 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट था 5 का और वो 3.33 है। 0.66 मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, सिर्फ 66% है, सिर्फ 66% है, दैट मीन्स कम है। अगर ऑब्जेक्ट 100 है तो वो 66 है, तो अगर ऑब्जेक्ट 5 है तो वो 3.33 है, बट नेगेटिव बता रहा है कि वो इन्वर्टेड है, वो इन्वर्टेड है। तो नेगेटिव बता रहा है कि ये इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्स इज इन्वर्टेड। द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इज शोन इन द फिगर डायग्राम। रे डायग्राम में बना दिया है। यस, हमको पता था कि ये F और 2F के बीच में ही आएगी, क्योंकि जब ये 2F पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तब इमेज वहां पे 2F पे आएगी, और जब ये 2F से आगे जाएगा वो F से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, F से 2F के पास पहुंची, फिर 2F से आगे, फिर आखिरी में जब ये F पे पहुंचेगा तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही F से आगे जाएगा तो वो वापस इन्फिनिटी से आगे तो कहीं जा नहीं सकती, तो फिर वो वर्चुअल हो जाएगी ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट। ओके, तो ये है मजेदार तरीका इसको सॉल्व करने का, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते वक्त कोई भी साइन की गलती ना करें। साइन की गलती हुई एंड मैटर एंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव है फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो यहाँ पे हम अगर हम इसमें अनवाइंड करें क्वेश्चन को तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्केव लेंस है, और कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ है इसकी 15। ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ये है फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यहाँ कहीं पे इमेज बन रही है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, यहाँ इमेज बनी है। लेंस फॉर्मूला है हमारे पास, कोई गलती नहीं करेंगे अगर हमने साइन ठीक से डाले F का और U का, U नहीं, V तो दिया हुआ है, हाँ V का। ओके,
सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हमें पता है कि कॉन्वेक्स क्यों बोल रहा हूं मैं, ओ माय गॉड, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कॉनकेव लेंस कहां बनाता है इमेज? सारी इमेज वर्चुअल और रियल होती है, सारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट अगर इमेज है तो हाउ फार इज द प्लेस, बस आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। फोकल लेंथ कितनी है? -15 सेंटीमीटर, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कॉनकेव है, इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। हमें पहले से ही पता है कि हर बार इमेज इधर ही बनती है, इधर कुछ नहीं बनता कॉनकेव लेंस के केस में। अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला 1/u = 1/v - 1/f, तो 1/v कितना है? -1/10 -1/-15, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -1/10 + 1/15 = 150/-5, तो ये हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। कितने आराम से निकला है। यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन की खास बात बताऊं जहां पे स्टूडेंट से या हमसे आपसे गलती हो सकती थी, ये है वो पॉइंट। देखिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये बात हमें क्लियरली पता है, लेकिन इमेज कहां बन रही है इसको नेगेटिव ही पुट करना है, ये कॉमन सेंस था। क्योंकि जब हमें पता है कि कॉनकेव लेंस के केस में हर बार वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इसका मतलब वर्चुअल का मतलब ये है कि ऑन नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये यहां पे था, अगर ये स्टार मार्क में गलती हुई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता था ये। गुड। A concave lens, again, a concave lens of focal length 15 centimeter form an image. ये तो वही क्वेश्चन चल रहा है, how far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. Okay. The negative value of u indicates that the object is placed 30 centimeter in front of the lens. That is how shown in the given. Okay. ये 30 है, ये 10 है, ये कितना है? 15 है, ये 2f पे रखी है। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि 2f पे रखी होगी तो 2f पे ही बनेगी। यहां तो कॉनकेव लेंस का केस है, हमेशा बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2d। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज? सिंपल, लेंस की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। ये रहा, हमने पहना हुआ है, मेरे -2 का चश्मा लगा हुआ है, इन्होंने -2d दे दिए। वाओ, -2 डायोप्टर है, हमें निकालनी है फोकल लेंथ, तो इसको हम लिखेंगे पावर = 1/f। लेकिन ध्यान रखिएगा जो f में आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा, तो सेंटीमीटर में अगर हमको लिखना हो तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करके, दैट्स इट, ठीक है। तो निकालेंगे, यहां पे है कॉनकेव लेंस, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि है यहां पे नेगेटिव पावर। सो पावर ऑफ अ लेंस 1/f, ये है पावर दी हुई है -2d, तो मैं लिखूंगा -2 = 1/f, और f = -1/2, या मैं बोलूं -1/2 = -0.5 मीटर्स = -50 सेंटीमीटर। आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, मीटर्स में बोलना है मीटर्स में छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर में छोड़ना है सेंटीमीटर में छोड़ दीजिए, लेकिन -50 सेंटीमीटर है, ये कॉनकेव लेंस है। अ कॉनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, हेंस इट इज अ तो नेगेटिव आया है, इसलिए इन्होंने बोला है कि नेगेटिव है, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉनकेव लेंस है। हमें तो यहीं से पता चल गया था पावर ही नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव रही होगी, तभी पावर नेगेटिव आई है। ओके, फिर से जो बच्चे जो दोस्त मेरे भूल गए हैं, यहां से आ रही है, ये रहा फोकस, यहां से उल्टा जाना पड़ता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या होती है? फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में राइट साइड जाते हैं, उसी डायरेक्शन मूव करते रहते हैं, इसलिए वो होती है पॉजिटिव, राइट।
अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 प्लस, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है, इनको रीडिंग में दिक्कत आ रही है, तो प्लस 1.5 डायोप्टर का लेंस लगा है, फाइंड द फोकल लेंथ निकाल लेंगे हम लोग। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? अरे भाई जब प्लस में है कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा फोकस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इधर जाना है, ये देखिए सेम डायरेक्शन है, ये प्लस, ये कॉन्वेक्स है तो ये कन्वर्जिंग है। तो सिंपल सी बात है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं जिसकी पावर प्लस 1.5 है, लेंस पक्का कन्वर्जिंग है, और प्लस 1.5 से हम निकाल लेंगे फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ निकलेगी वो मीटर्स में निकलेगी, भूलेंगे नहीं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना अगर जरूरत हो तो। ठीक है, तो यहाँ पावर ऑफ द लेंस क्या दी हुई है? पावर ऑफ द लेंस है यहाँ पे 1/f, जो कि दी हुई है 1.5 डायोप्टर, वो भी पॉजिटिव में। तो ये हो गई आपकी 1/1.5 को हमने लिख दिया 10/15 या फिर 0.66 मीटर्स और 66 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज positive focal length, hence it is a convex lens or converging lens। तो एक converging lens है, हमने पहले ही देख लिया यहाँ पे कि converging lens जो होता है वो उसकी focal length पॉजिटिव होती है, और diverging lens जैसा कि मैंने पहन रखा है concave lens, उसकी focal length नेगेटिव होती है। तो बहुत ही सिंपल था। 1/1.5 करने के लिए थोड़ा सा हमने जद्दोजहद की, 10/15 लिखा, और 10/15 2/3 हो जाता है, 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66 मीटर, और फिर मीटर से हमने कन्वर्ट कर दिया उसको सेंटीमीटर में। ज़रूरत नहीं थी, कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ये हम पहुंच गए हैं समरी में। मुबारक हो, आपने रिफ्रैक्शन के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, रिफ्लेक्शन के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका मतलब लाइट आपका काफी हद तक प्रिपेयर हो गया, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अब कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का, किसी भी बुक से क्वेश्चन हो आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ज्वाइन करिए आशा विद मैथ आशा विद अभी। आशा विद अभी मीन्स अब सब समझ आएगा विद अभी। ओके, मेरे ख्याल से अभी और मैथ इतने सिनोनिम हो चुके हैं कि हम आशा विद अभी बोलने की जगह आशा विद मैथ बोल देते हैं। ठीक है, समरी देखते हैं। समरी में क्या क्या है यहाँ पे? समरी में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल टर्न करती है, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रैवल करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन मीडियम एयर, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते वक्त स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा होता रहेगा स्पीड ऑफ लाइट, जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा बड़ा नंबर आता जाएगा। स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज में हमने देखा दो तरह के लेंस थे, ये कन्वर्जिंग था और ये डाइवर्जिंग था। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। हमने रूल्स देखे और रूल्स के बाद हमने इसको सारे रीड डायग्राम्स भी बना लिए। और लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, मैग्निफिकेशन v/u या फिर hi/ho। तो मिरर फॉर्मूले में यहाँ पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव हो गया है। मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव था जो कि हट गया है। और ये सब हुआ है लेंस की वजह से, जिसकी वजह से लाइट ट्रैवल करके दूसरी साइड पे जा रही है, जिसकी वजह से डिस्टेंसेस जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से प्लस माइनस की डिफरेंस आया है। बाकी सब कुछ सेम है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये वो रेफरेंसेस है जहाँ से हमने इमेजेस ली हैं। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम, स्पेशली एनसीईआरटी बुक, CBSE
फ्री पिक जिससे हमने बहुत ज़्यादा इमेजेस लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, हमको पढ़ाने में आसानी हुई आपके इमेजेस के थ्रू। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, साथ में शुरुआत करेंगे पॉडकास्ट से, फिर देखेंगे प्री रिक्विजिट वीडियोस, फिर करेंगे अटेंड क्लास आशा विद अभी में। अब सब समझ आएगा और उसके बाद ये होगी एक्सरसाइज आपकी, और यहाँ पे बात रुकेगी नहीं, बहुत कुछ है। स्पीकिंग चॉक्स देखते रहिए और जल्दी से मिलिए मुझे नेक्स्ट चैप्टर में। सी यू अगेन।